हाँ जी। आप सभी का सेरेमिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इवनिंग। अब बात करते हैं सोर्सेज की कि अपना जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसे प्रमाणित हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सही पढ़ रहे हैं, या फिर जैसा पेपर का ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, या फिर क्या हमारे पास जो जानकारी है पहुंच रही है वो एक प्रामाणिक किताबों से पहुंच रही है। बिल्कुल, आपके पास जो भी जानकारियाँ पहुंचेगी वो सारी की सारी प्रामाणिक प्रामाणिक जो अपनी किताबें हैं उनसे पहुंचेगी। हमारे पास प्राथमिक रूप से, या फिर अपने जो प्रायोरिटी देखें कि सबसे पहली प्रायोरिटी अपने पास क्या है, तो अपने पास सबसे पहली प्रायोरिटी है आरबीएससी की किताबें। के अलावा हम बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो अपने पास किताबें हैं वो सारी की सारी अपन इसके अंदर देखते हुए, और अपने सिलेबस से संबंधित इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है वो सारी अपन देखते हुए चलेंगे। तो आपको जो है इस बात से बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, या फिर किसी प्रकार का अपने मन के अंदर संदेह नहीं रखना है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रामाणिक किताबों के अंदर है या फिर नहीं है। आपको ऐसा कोई भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप निसंदेह जो है मुझे बता सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है वही पढ़ेंगे हम सबसे पहले। पुरा पाषाण के अंदर जो स्थल रहे हुए, जो ताम्र पाषाण काल के अंदर स्थल रहे हुए, ताम्र कांस्य काल के जो स्थल रहे हुए, सब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम पढ़े उससे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। और आपके भारतीय इतिहास जो आप पढ़ते हैं उसके लिए भी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम इसके बारे में जानेंगे। भारत के अंदर सर्वप्रथम वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जो हमारे पुरातात्विक स्थल है उनका उत्खनन करना शुरू किया या फिर उनका एक्सक्वेशन करना शुरू किया? तो जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स विलियम जोन्स। कौन थे? जेम्स विलियम। कौन थे ये? अपने जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उनके जज थे ये। इनसे पहले भारत के अंदर 18वीं शताब्दी के दौरान ट्रिफेंटलर है, फिंच है, ओलिंगटन है, इत्यादि सारे लोगों ने भारत के अंदर भारत की संस्कृति और भारत के जितने भी प्राचीन स्थल है उन सब का उत्खनन और एक्सक्वेशन करना शुरू कर दिया था। इन सब से प्रेरणा मिली जेम्स विलियम, सर जेम्स विलियम को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की क्या करी? स्थापना करी। कब करी? 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी। इस संस्थान का क्या नाम था? इस संस्थान का क्या कार्य था? इस संस्थान का कार्य था भारत के अंदर जो भारत के प्राचीन ग्रंथ है उनका अध्ययन करना, भारत के जो प्राचीन स्थल है उन सब के बारे में जानकारी देना, और लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में जागरूक करना। इस संस्थान का मुख्य कार्य यही था। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1784 एडी के अंदर, 1788 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की प्रथम रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मतलब उन्होंने इन 4 सालों के दौरान क्या क्या कार्य किए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट ये 1788 के अंदर प्रकाशित कर। ये सर विलियम जोन्स वही है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो ग्रीक अपने जो इतिहासकार थे, उन्होंने सेंड्रोकोटस जिस राजा का नाम उन्होंने हर जगह इस्तेमाल किया है, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनको सेंड्रोकोटस जो है उनके नाम से पहचान करवाई थी कि ये कोई और नहीं थे, ये कौन थे? अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी उनका नाम क्या था? सर विलियम जोन्स। ये आपको ध्यान रखना और याद भी रखना है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भारत के अंदर पुरातत्व जो सर्वेक्षण होना था उसके अंदर तो क्रांति का समय आता है, वो आता है 1860 के आसपास। कौन व्यक्ति थे? उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या हुआ था यहाँ पर? इन्होंने जो है क्या किया था? इस समय भारत के अंदर लॉर्ड थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने लॉर्ड कैनिंग के सामने एक योजना जो है, एक रिपोर्ट बनाई, एक पॉलिसी बनाई, और ले जाके लॉर्ड कैनिंग को कहा कि मैं भारत के अंदर जितने भी पुरातात्विक स्थल है उन सब का उत्खनन करना चाहता हूँ, एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूँ। तो जो है यहाँ तो आप इनकी मंजूरी दें, यहाँ पर जो भी बजट प्रस्तावित हो सकता है वो आप बजट बजट प्रस्तावित करवाएं। लॉर्ड कैनिंग ने उस बात को मान लिया। और 1861 के अंदर, तब एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना जो आप हमेशा गलत पढ़ते हैं। 1861 के अंदर सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को, सरकार की अभी तक इसको कोई मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है, या फिर ये कोई सरकारी विभाग अभी तक नहीं बना है। एक सामान्य सर्वेक्षण विभाग बनाया गया और उसका सर्वेक्षक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंगम को नियुक्त किया।
हम पढ़ते हैं कि 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नहीं, गलत है। ठीक है, ध्यान नहीं रखना आपको। क्या हुआ था, तो यहाँ पर कब वो महानिदेशक डायरेक्टर जो नियुक्त किए गए थे, 1861 के अंदर जब ये सर्वेक्षण विभाग बनाया गया और उसका जो सर्वेक्षक है, जो एक्सक्वेटर है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। उस दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के अंदर विभिन्न स्थलों पर उत्खनन किया। कहाँ कहाँ पर? पश्चिम के अंदर सिंधु नदी से लेकर उत्तर में एक नदी बहती है कालसी, और दक्षिण के अंदर एक नदी बहती है नर्मदा। तो कालसी से लेकर नर्मदा तक उन्होंने विभिन्न स्थलों का क्या किया, उत्खनन किया। उस दौरान वो सारनाथ भी गए, उत्तर प्रदेश के कई जगहों का उत्खनन किया, बिहार के अंदर कई जगहों का उत्खनन किया। तो हम जानते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वर्तमान में सोन और गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हम प्राचीन ग्रंथों के अंदर पढ़ते हैं कि एक जगह है पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक भारत की, उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु रहा था। इसी पाटलिपुत्र को भी जो खोजा था, वो किसने खोजा था? इन्होंने ही खोजा था। कुल मिला के इन्होंने बहुत सारे स्थलों का क्या किया था, उत्खनन किया था। अब बात आती है 1871 के आसपास, 1870 के आसपास। उस समय जो राज्य सचिव थे ऑर्लिक, उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक एडवाइस दी, एक सलाह दी कि आप जो है वो एक सेंट्रल जो अपने केंद्रीय विभाग है, इस तौर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दर्जा दिया जाए, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है इसको दर्जा दिया जाए। तब दर्जा दिया गया और 1871 के अंदर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1871 के अंदर। तो अपने को ये प्रश्न पूछा जाए कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो पदभार है वो कब संभाला था, तो फरवरी 1871 के अंदर। ठीक है, क्लियर है? 1871 के बाद 1871 के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने विस्तृत रूप से उत्खनन करना शुरू कर दिया, और इनको 3 व्यक्ति जो है वो इनको साथ में अपॉइंट किए गए इनकी सहायता के लिए। कौन थे वो 3 व्यक्ति? एक का नाम था जेगलर, एक का नाम था HBW गैरिक, और एक थे ACL कार्लाइल। इन तीनों को इनके सहयोगियों के रूप में जो है इनके साथ अपॉइंट किया गया। इन लोगों ने विभिन्न जगहों पर जाकर उत्खनन किया, और जो कार्लाइल है इन्होंने राजस्थान वाले क्षेत्र को चुना। कौन से क्षेत्र को चुना? राजस्थान वाले क्षेत्र। तो कार्लाइल ने राजस्थान के अंदर अपने क्या आकर क्या किया था, उत्खनन किया था। कौन थे कार्लाइल? तो अपने कार्लाइल है आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल, वो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी थे, और इन्होंने राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम दौसा के अंदर आकर जो है इन्होंने उत्खनन किया था 1871 और 72 के अंदर। इसलिए आरपीसी ने एक बार सवाल पूछा कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करने का श्रेय किसको दिया जाता है, इसलिए वो उसका जो सही उत्तर था वो था कार्लाइल। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का जो कार्य है वो प्रारंभ किसने किया था, तो ACL कार्लाइल ने किया था। कौन है कार्लाइल? अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी है। अब ये पूछा जाए कि भारत के जो पुरातत्व के जनक है वो कौन है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर पुरातत्व के जनक कौन है, तो राजस्थान के अंदर अपने पुरातत्व के जनक कौन है? ACL कार्लाइल। तो कुल मिला के हमारे पास राजस्थान के अंदर जो हमारी साइट्स थी, यहाँ पर जो पुरातात्विक स्थल है, उनका उत्खनन किस व्यक्ति ने शुरू किया था उसकी हमें जब बात पता चल गई। तो ठीक है, सबसे पहले करने वाले व्यक्ति कौन थे? ACL कार्लाइल। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो अपने एंशियंट हिस्ट्री है उसकी। देखो, इतिहास को हम मोटे तौर पर, बड़े बड़े तौर पर या स्थूल तौर पर 3 भागों के अंदर बांटते हैं। कौन से हैं वो 3 भाग? पहला भाग है प्राक इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राक इतिहास, प्री हिस्टोरिकल टाइम। तो सेकंड भाग है वो है आद्य आद्य इतिहास, मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल। और जो तीसरा भाग है वो है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल पीरियड। इन 3 भागों के अंदर हम इतिहास को बांटते हैं। अब इसका हमारे सिलेबस से क्या लिंक है, यहाँ पर इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझना है, जो प्राक यहाँ पर प्री हिस्टोरिकल टाइम के जो लोग थे, पहली बात तो ये लोग लेखन कला से अपरिचित थे, मतलब इनको लिखना नहीं आता था। तो इससे क्या है, इससे उस समय के लोगों की हमारे पास कोई भी लेखन शैला या फिर उस लेखन शैली या फिर उस समय कोई ग्रंथ या फिर उस समय के कोई इंस्क्रिप्शन अभिलेख हमारे पास नहीं उपलब्ध है। इस समय के लोग क्या करा करते थे? पाषाणों का उपयोग करा करते थे, स्टोन्स का यूज करा करते थे। इसलिए इस काल को अपन कहते हैं पाषाण काल। क्या काल कहते हैं इसको अपन? पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। और इसी को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, और तीसरा है उत्तर या फिर नवपाषाण। पैलियोलिथिक, इजोलिथिक और न्यूलिथिक, 3 भागों के अंदर हम इसको बांटते हैं, और 3 भागों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो आद्य इतिहास का टाइम पीरियड रहा हुआ है,
ये हड़प्पा सभ्यता से पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा हुआ है। और यहाँ के लोगों को लिखना आता था, लिखते थे। और यहाँ के लोगों को जो स्क्रिप्ट है वो भी यूज करनी आती थी, मतलब इन यहाँ के लोगों की लिपि भी थी। वहाँ के हमें कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी मिलते हैं, यहाँ के हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया है, उनको हम प्रामाणिक रूप से अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए वो अभी तक हमारे कोई भी काम नहीं आए। तो इस काल को जो है हम किस नाम से जानेंगे? अब इस काल को हम किस नाम से जानेंगे? तो इस काल को जो है वो हम जानेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उस काल से, उस नाम से हम इस काल को जानेंगे। उसके बाद जो अपना ऐतिहासिक पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक जो अपना टाइम पीरियड चल रहा है उसको अपन कहते हैं ऐतिहासिक काल। और इस काल के अंदर क्या गतिविधियां हो रही थी, तो हम जो जनपद पढ़ते हैं वो सारे के सारे जनपद इस काल के हैं, ऐतिहासिक काल के हैं। कुल मिला के हमें ये समझना है कि जो प्राक इतिहास है वही हमारा पाषाण काल है। उसी पाषाण काल को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। एक पूरा पाषाण है, पैलियोलिथिक है, उसके बाद मध्य पाषाण है, मीजोलिथिक है, उसके बाद उत्तर यहाँ पर नव पाषाण है जो न्यूलिथिक है। कुल मिला के जो हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 पॉइंट दिए हुए वो हमें यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल थे जो इस काल के थे, तो वो हमें आद्य इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर विभिन्न जनपद थे। 326 ईसा पूर्व के अंदर जब सिकंदर ने पंजाब के अंदर आक्रमण कर दिया, अपना जो वर्तमान में वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब पंजाब पड़ता है, सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है जंग, और जंग क्षेत्र की जो जनजातियां थी वो सारी की सारी राजस्थान के अंदर आकर स्थानांतरित हो जाती है। इन्होंने यहाँ पर पलायन कर लिया था। उसी के परिणाम स्वरूप उत्तर राजस्थान के अंदर योद्धाई बसे जो कहाँ से आए थे, पंजाब के सिंध से आए थे। दक्षिण के अंदर सीवी बसे थे, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में अर्जुनायन बसे थे। ये सारे के सारे वही लोग थे जो सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप आए थे। तो वो सारे जो जनपद है वो अपन किस काल के अंदर पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हमने पढ़ा कि जो अपना प्री हिस्टोरिकल टाइम है उसको हमने 3 भागों के अंदर बांटा है। कौन कौन से 3 भाग है? एक है पूर्व पाषाण, एक है मध्य पाषाण और एक है उत्तर नव पाषाण। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड। अब यहाँ के कुछ स्थल जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। हमसे यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान के पुरा पाषाण से संबंधित स्थल है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उन 4 ऑप्शनों में से कौन सा स्थल पुरा पाषाण का है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमने प्रागैतिक राजस्थान को 3 भागों के अंदर बांटा, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर यहाँ पर नव पाषाण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्व पूर्व पाषाण काल को, यहाँ पर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को। यहाँ के अपने कौन कौन से स्थल है, यहाँ पर किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर उत्खनन किया था। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम उत्खनन करने का जो कार्य है वो किस व्यक्ति ने किया था, तो वो कार्लाइल ने किया था। दौसा के अंदर किया था और वहां से मानव बस्तियों को खोजा था। वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे पहले एक्सप्लोरेशन करने का जो कार्य है वो किस व्यक्ति ने किया था, तो कार्लाइल ने किया। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के अपने यहाँ पर कौन कौन से स्थल है? तो एक तो जयपुर के अंदर से हमें कुछ चीजें मिली है, जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या मिली है, यहाँ पर किस व्यक्ति ने प्राप्त की है, ये अपने से ये पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। एक व्यक्ति थे सीए हैकेट, अंग्रेज पुरातत्वविद थे। कौन थे? सीए हैकेट। उन्होंने कहाँ कहाँ से प्राप्त किए? तो एक तो जयपुर और एक इंद्रगढ़ से। क्या प्राप्त किए थे? हैंडेक्स। क्या प्राप्त किया था? हैंडेक्स या फिर पाषाण हस्त कुठार, कुल्हाड़ी जो है पाषाण की बनी हुई, वो प्राप्त किया था। करने वाला व्यक्ति कौन है? सीए हैकेट। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किए थे? जयपुर और इंद्रगढ़ से। उसके बाद टाइम भी पूछ लिया जाए कि कब किया था, तो 1870 में। कब हो जाता? 1870 के अंदर। ठीक है, उसके बाद विराटनगर के अंदर कई शैलाश्रय का मतलब क्या होता है? रॉक पेंटिंग। शैलाश्रय का मतलब क्या होता है? रॉक पेंटिंग। कई सारी गुफाएं मिली है, कई सारे ऐसे पत्थर मिले हैं जिनके ऊपर पेंटिंग मिली हुई है, और जब उनका रिसर्च की गई उनके ऊपर तब पता चला कि वो सारी की सारी जो रॉक पेंटिंग या फिर जो शैलाश्रय हैं वो सारी की सारी पाषाण काल की है, पैलेलिथिक काल की है। ठीक है, तो वो सब हम कहाँ से मिली? वो सब हमें तो विराटनगर से मिली है, ये आपको ध्यान रखना। तो कुल मिला के सीए एकेड ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पाषाण काल के हस्तकुठार जो हैंडेक्स है उसको प्राप्त किया। उसके बाद विराटनगर के आसपास जो शैलाश्रय है, जो रॉक पेंटिंग है, वो हमें प्राप्त हुई है। विराटनगर के आसपास ऐसे बहुत सारे स्थल है, जैसे डिगरिया है, वहाँ से बी आलचिन ने जो है मध्य माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त किए। मीजोलिथिक टाइम पीरियड के जो एविडेंसेज उनको मिले हैं तो वो उन्होंने वहाँ से प्राप्त किए। वो सारे ऐसे जो छोटी छोटी जो अपने तथ्य हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिए, इसलिए वो आपको ध्यान भी रखना है और लास्ट में आप जब पढ़ोगे ना तो आपको याद भी रह जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति थे सेटनकार।
कौन थे? सेटनकार। सेटनकार ने 1908 में झालावाड़ से जो है क्या किए थे? पाषाण काल के उपकरण या फिर पाषाण काल के जो एविडेंसेस है वो प्राप्त किए। ठीक है। उसके बाद श्रीमती बी आलचिन नामक नामक महिला ने जो है वो जालोर से पाषाण काल के उपकरण है जो प्राप्त किए थे। कुल मिला के हाँ हाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है। और बी आलचिन, ए एस गाउडी, के टी एम हेगड़े, इन्होंने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और एक जगह और ऐड कर देना जैसलमेर। और जगह कौन सी ऐड करनी है? जैसलमेर। यहाँ से 3 जगहों से इन 3 व्यक्तियों ने पाषाणकालीन जो एविडेंसेस है वो प्राप्त किए। हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर याद क्या करना है? अब पॉइंट है ये, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान की किस जगह से पाषाणकालीन उपकरण या फिर पैलियोलिथिक टाइम के जो एविडेंसेस है वो प्राप्त हुए, वो हमें फाउंड हुए। जगहें कौन कौन सी हमने पढ़ा? जयपुर है, इंद्रगढ़ है, विराटनगर है, झालावाड़ है, जालोर है, बूढ़ा पुष्कर है, अजमेर है और जैसलमेर है। ये सारी जगहें हैं। उसके बाद यहाँ पर करने वाले व्यक्ति कौन थे, यहाँ पर जो पुरातत्वविद यहाँ पर एक्सक्वेटर थे वो कौन थे, वो सारे ध्यान रखने। जैसे कि 1870 के अंदर हमने पढ़ा कि सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त किए। वैसे हमने पढ़ा बी आलचिन ने जालोर से प्राप्त किए। बी आलचिन, केटीएम हेगड़े, इन लोगों ने जो है बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर से प्राप्त किए। 1908 के अंदर सेटनकार ने झालावाड़ से प्राप्त किए सारे एविडेंसेस। तो वो हमें इतना ही याद रखना है और जो हमसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। उसके बाद सभ्यताएं हमेशा वहां विकसित हुआ करती थी जहां पर नदियां बहती थी। पश्चिम के अंदर अपने नदी बहती है लूनी, दक्षिण के अंदर हम जाते हैं तो बेड़च नदी बहती है, बनास नदी बहती है। तो कुल मिला के जहाँ पर नदियां होती थी, जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, वहां पर लोग जाकर हमेशा अपनी सभ्यताओं का विकास करा करते थे। वैसे जो अपने यहाँ पर लूनी नदी बहती है, इसके आसपास ऐसे बहुत सारे स्थल है जो पाषाण काल के, और पाषाण काल के अंदर किस टाइम पीरियड के है? तो पूरा पाषाण काल के। ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे पर 2 महत्वपूर्ण जगहें हैं जो पूरा पाषाण काल की है। कौन कौन सी 2 जगहें हैं वो ध्यान रखना है आपको। एक है पोखरा और एक है बड़ी डाणी। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण से। अब आपसे ये पूछा जाए कि पोखरा और बड़ी ढाणी का संबंध राजस्थान की राजस्थान के किस काल से रहा हुआ है, तो आपको याद आना चाहिए पूरा पाषाण। अब उसके अंदर ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ऑप्शन 1 पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा उत्तर या नव पाषाण और चौथा होगा ताम्र पाषाण काल। तो आपको ध्यान होना चाहिए पोखरा और बड़ी ढाणी किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित। ठीक है। अब आपको सत्य यहाँ पर असत्य के अंदर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और उसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि लूणी नदी के आसपास जो केंद्र विकसित हुए वो पूरा पाषाण काल के हैं, क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है? डेफिनेटली सत्य है, एकदम राइट है। आपको जो है इस कथन को क्या मानना है? सही। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि लूणी नदी के किनारे, और वहां पर आपसे सत्य असत्य के अंदर थोड़ा सा एनालिटिक करके ये पूछ ले क्या लूणी नदी के किनारे पर पूरा पाषाण के स्थल मिले हैं? यहाँ पर थे, बिल्कुल थे। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी हमें पूरा पाषाण के बहुत सारे स्थल है वो प्राप्त हुए। ठीक है। तो ये आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, यहाँ पर जो उत्खनन करने वाले लोग हैं वो कौन है? कौन कौन सी संस्थानें हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के जो स्थल है, जो साइट्स है, उन सबको खोजा और वहाँ का एक्सक्वेशन किया? तो हमें 3-4 साइट्स और 2-4 लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कौन कौन सी जगहें हैं? एक है भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। नई दिल्ली ने राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर क्या किया? उत्खनन किया। जैसे कि हम जब कालीबंगा को पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो अपने बीके थापर है, बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर को भारतीय जो विभाग है यहीं से भेजा गया था, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग से। एक पूना के अंदर कॉलेज है, डेक्कन कॉलेज पूना, और वहाँ के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है वी एन मिश्र, मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र। उन्होंने भी राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगहों का क्या किया था? उत्खनन किया था। कौन कौन सी जगह थी? मुख्य जगह थी बागोर भीलवाड़ा के अंदर है और तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। इन 2 मुख्य जगहों का उन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था। उसके बाद राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के जो प्रोफेसर थे वो थे RC अग्रवाल। कौन है वो? रतन चंद्र अग्रवाल। उसके बाद डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा। तो आपसे यहाँ पर क्या प्रश्न पूछेंगे? आपसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से किन पुरातत्वविदों का राजस्थान के अंदर पाषाण काल के उत्खनन से संबंध है? उसके अंदर आपको 3 नाम इनमें से किसी के मिलेंगे, नहीं है ऐसा है तो उसमें से आपको 3 नाम कुछ अलग मिलेंगे, एक नाम इनमें से मिलेगा। तो आपको ये क्या है? ध्यान रखना। उसके बाद हमें जो पाषाण काल के एविडेंसेस मिले हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हैंडेक्स मिली है, मतलब हस्तकुठार मिली है, और बहुत सारे चाकू मिले हैं, ब्लेड मिली है, क्लीवर मिले हैं। ये सारे के सारे पाषाण से बने हुए हथियार हैं।
अब ये बने हुए किस पत्थर से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आपके जो 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ एक स्टोन्स के नाम ध्यान रखना है, जैसे कार्डजाइट है, सैंडस्टोन है, लेटेराइट है और कैल्सिडोनी। ये सारे के सारे पत्थरों के प्रकार है, और जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारे पत्थरों के एक अलग अलग प्रकार है। इन्हीं से बनी हुई है। जो हमने हैंडेक्स पढ़ा वो इन्हीं से बना हुआ है। क्लीवर पढ़ा, चॉपर, कोर, डिस्क और जो ब्लेड है वो सारी की सारी इससे बनी हुई। ये आपको ज़्यादा इतना कोई याद रखने वाली इतना नहीं रखना है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत जो है दिमाग के अंदर रखना है। ये नहीं लगता कि अपने को ये शायद पूछा जा सकता है। इसके बाद अपने पार्ट आता है मध्य पाषाण काल का। कौन सा पार्ट आता है? मध्य पाषाण काल का। तो हमने पूरा पाषाण काल के अंदर कौन कौन से स्थल पढ़े। हमने सबसे पहले हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? हमने पढ़ा एसीएल कार्लाइल को। इसीलिए इन्हीं एसीएल कार्लाइल को हम राजस्थान के पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने कब किया था? 1871 और 72 के आसपास। उसके बाद हमने पढ़ा कि अपने जो इतिहास का हमने जो 3 भागों के अंदर बांटा, उसके अंदर जो हमारा पाषाण काल पड़ता है उस पाषाण काल को हमने 3 भागों के अंदर बांटा, पूरा का पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर या फिर नवपाषाण। पूरा पाषाण की कौन कौन सी जगहें जो है राजस्थान के अंदर हमें मिली है और वहां पर एक्सकवेशन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हमने पढ़ा कि जयपुर और इंदिरगढ़ से जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे सीए हैकेट। सीए हैकेट ने यहाँ से क्या रिसीव किया था? सीए हैकेट ने यहाँ से हस्त कुठार या फिर जो हैंडेक्स है वो उन्होंने यहाँ पर खोजी थी। उसके बाद पढ़ा हमने सेटनकार। सेटनकार ने कहाँ से उत्खनन किया था पूरा पाषाण का? तो उन्होंने जो झालावाड़ के आसपास जगह है वहाँ से सेटनकार ने पूरा पाषाण के जो एविडेंसेस है वो प्राप्त किए। उसके बाद हमने पढ़ा श्रीमती बी आलचिन ने जालोर के आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ से पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। उसके बाद हमने केटीएम हैंगड़े पढ़ा और बी आलचिन, इन्होंने जो है अजमेर और बूढ़ा पुष्कर और जैसलमेर, इन 3 जगहों पर पूरा पाषाण के जो एविडेंसेस है वो प्राप्त किए। उसके बाद हमने पढ़ा लूणी नदी जो है और उसके किनारों के आसपास जो जगहें विकसित हुई थी उस समय, वहाँ से भी हमें पूरा पाषाण के कुछ केंद्र प्राप्त हुए। कौन कौन से केंद्र हुए? तो हमने पढ़ा पोखरा और बड़ी ढाणी। उसके बाद चंबल और बनास नदी के आसपास भी पूरा पाषाण के बहुत सारे केंद्र है वो डेवलप हुए थे या फिर विकसित हुए। क्लियर है? ये हमें याद रखना है पूरा पाषाण के बाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को, मीजोलिथिक को। यहाँ पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है? अचानक कभी ये नहीं हुआ कि सुबह किसी व्यक्ति ने लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया तो हमने उस काल को लोह काल बोल दिया या फिर आयरन एज बोल दी। अचानक ये कभी नहीं हुआ किसी व्यक्ति ने कॉपर का प्रयोग करना शुरू कर दिया और हमने सुबह उठते उसको ताम्रकाल बोल दिया। अचानक ये कभी नहीं हुआ कि किसी ने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और हमने उसको पाषाण काल बोला। व्यक्ति की सभ्यताओं के अंदर हमेशा जो विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है, धीरे 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 हुआ है। हम ये ऐसा नहीं है कि हम जो पूरा पाषाण पढ़ा है और मध्य पाषाण के मध्य बहुत कम समय का अंतर है, इन दोनों के मध्य लाखों वर्षों का अंतर है। मध्य पाषाण और उत्तर नव पाषाण के मध्य लाखों वर्षों का अंतर है। यहाँ से हम जब ताम्र पाषाण में जाएंगे, चालकोलिथिक पीरियड में जाएंगे, उनके मध्य भी लाखों समय का जो है अंतर है। तो कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि जब लोगों ने पत्थरों का प्रयोग किया तो उसको हमने पाषाण काल बोला, जब लोगों ने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया तो उसको हमने ताम्र काल बोला, जब लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया तो उसको हमने लोह काल बोला। ठीक है, तो इत्यादि इस प्रकार से चीजें हुई थी। तो मध्य पाषाण काल के अंदर ऐसी क्या क्रांति हुई थी या उसको पूरा पाषाण से अलग करती है? यहाँ पर अगर कुछ नया नहीं होता तो इन्हीं जगहों को हम पूरा पाषाण के अंदर जो है पढ़ लेते। यहाँ पर इतिहासकारों के क्या तथ्य है कि उन्होंने मध्य पाषाण को अलग किया। हमेशा इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा क्या रहेगी, चीजें याद होगी। हमने पूरा पाषाण के अंदर ये पढ़ा कि वहाँ के लोग जो है कंदमूल खाया करते थे, इत्यादि प्रकार की चीजें करा करते थे, अभी उनका जो क्रमिक रूप से विकास नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल तक यहाँ पर मिजोलिथिक तक आते आते उनका विकास होना शुरू हो गया था। क्या विकास किया था उन्होंने खुद के अंदर? तो इस समय के जो लोगों ने कृषि करनी शुरू कर दी। तो कृषि और पशुपालन के जो अवशेष है वो सबसे पहले हमें किस काल के मिलते हैं? मध्य पाषाण के मिलते हैं। इसीलिए पूरा पाषाण से इस काल को अलग किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नया आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो अवशेष बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा, इन 2 जगहों से हमें क्या मिलते हैं? पशुपालन के अवशेष। कहाँ से हमें क्या मिलते हैं? पशुपालन के अवशेष। आरबीसी ने कई बार सवाल पूछा है कि बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा से किसके अवशेष प्राप्त होते हैं, या फिर पशुपालन और कृषि के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा से मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के हमें क्या मिलते हैं और कृषि के क्या मिलते हैं? अवशेष में। हालांकि जब हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर मध्य पाषाण काल के अंदर कभी भी इन चीज़ों को नहीं लिखा हुआ है कि मध्य पाषाण के लोगों ने कृषि और पशुपालन को करना शुरू किया। लेकिन एक बार आरपीसी ने प्रश्न पूछ लिया और आरपीसी ने मध्य पाषाण काल मान लिया, उसके बाद कंटिन्यूस वो है मध्य पाषाण काल ही मानती है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक कौन थे, तो हम पढ़ते हैं गुवक प्रथम। कौन थे वो?
गुहक प्रथम, लेकिन थे ही नहीं, गलत है। लेकिन आरबीसी ने एक बार गुहक प्रथम को मान लिया, उसके बाद आज तक वो गुहक प्रथम को ही मानते आ रहे हैं। प्रथम जो स्वतंत्र चौहान शासक थे वो थे सिंहराज। कौन थे? सिंहराज। लेकिन आरबीसी ने कई बार मध्य पाषाण काल के अंदर ही कृषि और पशुपालन को माना है, इसलिए जो है हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की दो जगह है, कौन सी है? बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा। उसके बाद लूणी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर मध्य पाषाण काल के भी जो एविडेंसेस है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पुरा पाषाण के केंद्र भी विकसित हुए थे, यहाँ पर मध्य पाषाण के भी केंद्र विकसित हुए थे। तो पुरा पाषाण से सभ्यता सिविलाइजेशन चलती हुई आ रही थी, वही सभ्यता तो यहाँ पर थी। तो ये बड़ी सी नॉर्मल सी बात है, आपको वैसे समझने में याद हो जाएगी। चित्तौड़ की जो बेड़च नदी की घाटी है, वहां पर भी मध्य पाषाण काल के बहुत सारे जो केंद्र है वो भी वहां पर उपलब्ध है। उसके बाद जो विराटनगर अपने जयपुर के अंदर, जिसको हम बैराट के नाम से जानते हैं, वहां पर भी मध्य पाषाण काल के बहुत सारे हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। एक जगह इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको ध्यान रखनी है। क्या जगह है? एक जगह है नीबा हेड़ा। कौन सी जगह है? नीबा हेड़ा। कहाँ पर है नीबा हेड़ा? नीबा हेड़ा चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। इसी नीबा हेड़ा के आसपास एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है कादमली। क्या नदी का नाम? कादमली। यहाँ से मध्य पाषाण काल के हमें बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त हुए, और ये जो है आपको फैक्ट ध्यान रखना है। यहाँ पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति था कौन, या फिर कौन व्यक्ति था जिसने नीबा हेड़ा से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे? तो वो व्यक्ति कौन थे? वीएन मिश्र और एएम एरोन। जैसे कि अभी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था कि नलियासर के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपकरण है वो किसने प्राप्त किए थे? ये चैंडले वाला जो सवाल पूछा गया था। अब वैसा के वैसा सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि नीबा हेड़ा या फिर कादम्बली नदी के पास मध्य पाषाण कालीन के जो एविडेंसेस है वो किसने प्राप्त किए थे? तो आपको नाम ध्यान रखना, वीएन मिश्र और केएम एरोन। ठीक है। एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, मंडफिया। कौन सी जगह पड़ती है? मंडफिया भीलवाड़ा के अंदर है, और ये भी मध्य पाषाण कालीन का एक केंद्र है, एक सेंटर है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी है ये मोस्ट ऑफ आपने रिवाइज भी कर ली होगी और आपको याद भी होगी, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। उसके बाद दो जगह और आपको ध्यान रखनी है। तो बागोर सभ्यता हम जो भीलवाड़ा के अंदर पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभी, उसी के आसपास जो ये बंजारों की मगरी और जो सूरमा का खेड़ा है, ये भी मध्य पाषाण काल के दो प्रमुख केंद्र रहे हुए हैं। यही नहीं, हाल फिलहाल में थोड़े सालों पहले जब यहाँ पर उत्खनन हुआ तो ऐसे 60 स्थल हमारे सामने आए यहाँ से। कितने स्थल? 60 स्थल। किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बंजारों की मगरी के आसपास 60 स्थल जो है वो किस काल के हमें प्राप्त हुए हैं? तो किस काल के प्राप्त हुए? मध्य पाषाण काल। क्लियर है? उसके बाद यहाँ से प्राप्त पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ उपकरण कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मध्य पाषाण काल के हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं और जो छोटे पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर है, उनसे बने हुए बहुत सारे हमें ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रोलिथ नाम से हम उसको जानते हैं। हिंदी के अंदर उसे लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। जैसे कि हम इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, एक जगह है डिगरिया। तो बी आलचिन को जहां हमने पढ़ा कि उन्होंने जालोर के अंदर पुरा पाषाण के उपकरण या एविडेंसेस प्राप्त किए, इन्हीं बी आलचिन ने डिगरिया के अंदर मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ जो है वो प्राप्त किए। अब आपको पता है कि जो माइक्रोलिथ है ये मेसोलिथिक टाइम के ही है, मतलब मध्य पाषाण काल के ही है, इसलिए आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। आपको सीधा ही माइक्रोलिथ सोचते आपको यही आना चाहिए, मेसोलिथिक काल के मतलब मध्य पाषाण काल के, और इनको अपन हिंदी के अंदर लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। या फिर जहां पर लघु पाषाण उपकरण लिखा हुआ हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये मध्य पाषाण काल के। ठीक है। कब के हैं? लघु पाषाण उपकरण लिखा हुआ तो किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल। क्लियर है? उसके बाद अपने पढ़ता है उत्तर या फिर नवपाषाण काल। अपने आरबीएससी के अंदर मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं कि जो अपने आरबीएससी की 10वीं की किताब है उसको जब हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जो मध्य पाषाण काल है और जो उत्तर पाषाण का उत्तर या फिर नवपाषाण काल है, इन दो कालों के मध्य बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। क्या मतलब इसका? यहाँ जो सेंटर मध्य पाषाण काल के हैं, जो साइट्स मध्य पाषाण काल या फिर मेसोलिथिक टाइम पीरियड की है, वही की वही साइट उत्तर नवपाषाण काल की, उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की जो किताबें हैं उनको पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के जो सेंटर है थोड़े से कम है। कृषि और पशुपालन के अवशेष हमें मध्य पाषाण या फिर मेसोलिथिक से नहीं मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? उत्तर नवपाषाण काल के अंदर। लेकिन इसी जो अपनी 10वीं वाली किताब है इसके अंदर ये भी थोड़ी बहुत हमें जानकारियां मिलती है कि जो उत्तर नवपाषाण काल है, यहाँ पर लोगों ने पशुपालन के साथ साथ कृषि करना जो है क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए कि
पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य को करने का जो कृषि कार्य शुरू लोगों ने किया था, वो किस काल के अंदर किया था? तो उत्तर यहाँ पर नवपाषाण काल के अंदर। तो मुख्य जो जगह हैं वो कौन सी है? बागोर और तिलवाड़ा। ये दोनों की दोनों जगह मध्यपाषाण काल की थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद कुछ एक और जिले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उत्तर यहाँ पर नवपाषाण के जो जिले हैं, दो तो है मिड के अंदर, मतलब राजस्थान के मध्य के अंदर। कौन से है वो दो जिले? एक है अजमेर, एक है नागौर। दो जगहें हैं उत्तर राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी जगह हैं? एक है झुंझुनू, एक है सीकर। दो जगहें दक्षिण के अंदर है। कौन कौन सी जगह हैं? चित्तौड़ और उदयपुर। एक जगह पश्चिम के अंदर है, वो कौन सी है? जोधपुर। एक जगह पूर्व के अंदर है, वो कौन सी है? जयपुर। तो ये जो 5 जगह है, आप ऐसे ध्यान रखना तो आपको याद आ जाएगी। इन 5 जिलों का जो संबंध है वो किससे है? नियोलिथिक या फिर उत्तर या फिर नवपाषाण काल। क्लियर है यहाँ तक एकदम? तो यहाँ तक एकदम हर एक चीज आपको ध्यान रखनी। पुरापाषाण के अंदर सैटनकार ने जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त किए। सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त किए। सैटनकार ने झालावाड़ से प्राप्त किए। श्रीमती बियाल सिंह ने जालोर से प्राप्त किए। ठीक है। और हमने दो और जगहें पढ़ी थी पुरापाषाण की, पोखरों की ढाणी और बड़ी ढाणी, पोखरा और बड़ी ढाणी। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल को देखा कि यहाँ पर लोगों ने पशुपालन जो है और कृषि का जो कार्य है वो शुरू कर दिया था। दो प्रमुख जगहें कौन कौन सी मध्य पाषाण काल की? तो बागोर और तिलवाड़ा। हमने दो जगह और एक्स्ट्रा पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? एक हमने पढ़ा था नीबा हेड़ा, पास में कौन सी नदी बहती है? कादमली। कौन था व्यक्ति यहाँ पर उत्खनन करने वाला? वीरेंद्र नाथ मिश्र, यहाँ पर वी एन मिश्र। किस टाइम पीरियड की ये जगह रही हुई है? तो मध्य पाषाण काल, यहाँ पर मेसोलिथिक। ठीक है। हमने दो जगहें और पढ़ी थी, बंजारों की मगरी और सूरमा का खेड़ा। इन्हीं के आसपास 60 और ऐसे स्थल है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तर नवपाषाण काल। उत्तर नवपाषाण काल के अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ के लोगों ने पशुपालन के साथ साथ कृषि का कार्य करना है वो भी शुरू कर दिया था। दो जगहें मध्य पाषाण काल वाली है, बागोर और तिलवाड़ा। ठीक है। और उसके बाद जो हमने जगह पढ़े थे, दो जिले अलग जो हमने जिले पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा कि दो जिले मिड के अंदर है, मध्य राजस्थान के अंदर है। कौन कौन से हैं? नागौर और अजमेर। दो जिले हैं वो उत्तर के अंदर है। कौन कौन से हैं? झुंझुनू और सीकर। एक जगह पश्चिम की है, वो कौन सी है? जोधपुर। एक जगह पूर्व की है, वो कौन सी है? जयपुर। दो जगहें दक्षिण की है, कौन सी है? उदयपुर और चित्तौड़। इन जगहों का संबंध किस काल से है? ये पूछ लिया जाए अपने को, सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर का जो संबंध है वो किस काल से है? तो उत्तर यहाँ पर नवपाषाण। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप जब विस्तृत अध्ययन कर रहे होंगे राजस्थान इतिहास का, तब आपने पढ़े होंगे कि जो रॉक पेंटिक्स है यहाँ पर जो शैलाश्रय है, क्या मतलब है इसका? राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से हमें पूरा पाषाण काल या फिर जो पाषाण काल है, यहाँ पर प्री हिस्टोरिकल जो टाइम है अपना, तो प्री हिस्टोरिकल जो टाइम है वहाँ की हमें बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं। क्या है उन गुफाओं के अंदर? और उस समय के हमें बहुत सारे ऐसे रॉक पेंटिंग्स मिलती है जहाँ पर उन गुफाओं के अंदर शैलाश्रय हो रखे हैं, मतलब कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है पत्थरों के ऊपर। और जब कार्बन C14 पद्धति के आधार पर उसका विश्लेषण किया गया, तब हमें ये पता चला कि ये सारी की सारी जगहें हैं वो किससे संबंधित है? तो पाषाण काल की। थोड़ा सा ले। सर, RS प्री में जो नलियासर वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था? अभी तक RPSC द्वारा पूछे गए किसी भी परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न नहीं आया है जो RBSC या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हमारी रेफरेंसेस बुक है उनसे बाहर आया हुआ। आप जो कह रहे हैं कि जो नलियासर वाला प्रश्न है वो कहाँ से पूछा गया था? हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें लिखी हुई है उनमें से एक विद्वान जिनका नाम है डॉक्टर पुष्यमित्र सिंह देव, उनके द्वारा एक किताब लिखी हुई है। जब वो आप जाके पढ़ेंगे और उसके अंदर जब आप जाके सांभर को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर सर्वप्रथम सांभर का जो उत्खनन है वो किसने किया था? सर्वप्रथम सांभर का उत्खनन किया था कर्नल हैंडले ने। किसने किया था? कर्नल हैंडले ने। कब किया था या फिर क्यों किया था, इसकी हम बात करें। उस समय अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो चीफ थे उनका नाम था लॉयन। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो चीफ थे उनका क्या नाम था? लॉयन। वो एक बार सांबर घूमने गए थे और उन्होंने सांबर को जब देखा तो उनको लगा कि यहाँ पर बहुत प्राचीन ऐसे स्थल है जहाँ से हम एक्सकवेशन करेंगे तो हमें बहुत एविडेंसेस प्राप्त हो सकते हैं। तो लॉयन ने जो है वो कर्नल हैंडले को बोला। कर्नल हैंडले जाते हैं सांबर और आसपास के छात्रों का क्या करते हैं? एक्सकवेशन करते हैं। और 1885 के अंदर किया था इन्होंने। कब किया था?
1885 के अंदर। और एक इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, और उस रिपोर्ट का नाम है बुद्धिस्ट नियर सांभर, बुद्धिस्ट नियर सांभर। और इसके अंदर ये लिखा कर्नल हैंडले ने कि जो सांभर और आसपास की जगह जो नलियासर है, सांभर से 6 किलोमीटर आगे पड़ता है नलियासर, सांभर और जो नलियासर की जगहें हैं वो दोनों, ये सारी जगहें बुद्धों के जो है बौद्ध धर्म के केंद्र रहे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में जब दयाराम साहनी द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया तो पता चला कि वो सारी की सारी जो जगहें हैं वो किससे संबंधित रही हुई है, वो सारी की सारी जगहें ब्राह्मण बस्तियाँ थी। और ये फैक्ट आपको राघवेंद्र मनोर की जो किताब है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये जो किताब है, ये जो फैक्ट है आपको लगभग लगभग हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे सब के अंदर लिखा हुआ है, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। एक जो आप किताब है आप पढ़ते हैं हुकुमचंद नारायण मल जो सोनी माली की जो किताब पढ़ते हैं उसके अंदर आपको ये फैक्ट मिलेगा, बाकी सब के अंदर है। और बताओ आपका कोई क्वेश्चन। ले लेती हूँ। सर बौद्ध के प्रमाण मिले थे? नहीं, बौद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले थे। 1885 के अंदर जो उन्होंने अपनी शोध रिपोर्ट प्रकाशित की थी बुद्धिस्ट नियर सांभर, उसके बाद दयाराम साहनी ने जब यहाँ पर आकर 1936-37 के अंदर उत्खनन किया तब उन्होंने बताया कि ये कोई बौद्धिज्म का केंद्र नहीं था, यहाँ पर बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था, ये एक ब्राह्मण बस्ती थी। क्योंकि यहाँ से जितने भी एविडेंसेस मिले हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण बस्ती की तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए कर्नल हैंडली की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने ये माना कि नलियासर के आसपास सारी की सारी जगहें हैं वो बौद्धिज्म से संबंधित। और बताओ सर। और कोई क्वेश्चन? ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से बाहर पूछा गया। अगर ऐसा आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम के, गत वर्षों के, या फिर होने वाले वर्तमान में होने वाले एग्जाम के, आपको ऐसा कोई भी प्रश्न मिलेगा कि जो नहीं सर ये तो उनमें भी नहीं है, आप मुझे जरूर लाके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई भी प्रश्न है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से बाहर नहीं है। तो एक बार अपन इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं, जो आप जो सोर्सेस वाली बात कर रहे हैं इसके ऊपर ही एक बार बात करते हैं, उसके बाद जो अपने आगे वाला टॉपिक शुरू। देखो सोर्सेज का क्या होता है। सबसे पहले जो इतिहास का लेखन किया जा रहा है यहाँ पर जो हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, अगर उसकी बात करें, यहाँ पर जिन लेखकों ने इतिहास के ऊपर किताबें लिखी है और उसको प्रमाणिक मानी गई है तो वो किस प्रकार मानी गई। अगर हम शुरुआत की बात करें, अब मैंने आपको एंशियंट का सब कुछ बताया कि हमें किस प्रकार पता चलता है। C14 पद्धति के आधार पर हर जगह के ऊपर जो एविडेंसेस मिलते हैं उनका पता करना होता है, रिसर्च की होती है उसके ऊपर, और फिर पता चलता है कि ये पुरापाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है, या ताम्र काल का है, या लोह काल का है। ये बात हो जाती है एंशियंट की। उसके बाद अगर हम मिडेवल की बात करें तो पुरानी जितनी भी किताबें लिखी हुई है या फिर पुराना जितना भी साहित्य लिखा हुआ है, इन दोनों का इतिहासकार जो है वो शोध करते हैं। जितने भी इतिहासकार है वो इन सारी चीज़ों का शोध करते हैं। अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी के आसपास तो प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतंग द्वारा लिखी हुई, हम पढ़े चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, हम पढ़े जयानक की पृथ्वीराज विजय, उसके बाद ऐसी बहुत सारी किताबें, हमीर महाकाव्य, ये सारी की सारी किताबें एक जगह के पूरे इतिहास के बारे में ही लिखी हुई होती थी। हम उस समय की 12वीं शताब्दी के आसपास खत्तरगच्छ जो पटावली है वो भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें चौहानों का बहुत सारा इतिहास मिलता है। उसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास मोहनोत नैणसी जो जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबारी थे, दीवान थे वहाँ के, और उन्होंने दो किताबें लिखी, एक मोहनोत नैणसी रिख्यात, एक मारवाड़ रे परगनारी विगत। उसके बाद एक बड़ी किताब लिखी गई कर्नल जेम्स टोड द्वारा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उससे थोड़े समय पहले एक और महत्वपूर्ण किताब लिखी श्यामलदास दधवाड़िया द्वारा, वीर विनोद। उन्हीं दौरान बूंदी के जो राजकवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने किताब लिखी वंश भास्कर, जिसके अंदर हमें चौहानों का बहुत सारा इतिहास मिलता है। उसके बाद ये जितने भी सोर्सेज है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जितने भी सोर्सेज है, नीलकंठ महादेव मंदिर राजौरगढ़ के अंदर मंथन देव जो है वो शासन कर रहे थे। कन्नौज के जो प्रतियार थे महिपाल, जिनका हमें शिलालेख के अंदर नाम मिलता है क्षितिपाल देव, उन्हीं के वो सामंत थे, फ्यूडल थे उनके। और राजौरगढ़ जो अपने अलवर के अंदर पड़ता है वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया।
तो इन सारी किताबों को आधार मानकर या इन सारी किताबों को एनालिसिस करके जो हमारे वर्तमान या फिर जो आधुनिक इतिहासकार हुए, जिनमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने राजस्थान के हर एक भाग का इतिहास लिखा। उसके बाद गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान का पूरा इतिहास लिखा। उसके बाद दशरथ शर्मा, जिन्होंने द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जिसके अंदर चौहानों का पूरा इतिहास लिखा। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जगदीश सिंह गहलोत, उसके बाद हम पढ़ते हैं सुखवीर सिंह गहलोत, उसके बाद हम पढ़ते हैं विनीता परिहार, उसके बाद हम पढ़ते हैं नीलिमा वशिष्ठ, उसके बाद हम पढ़ते हैं हुकुमचंद जैन, उसके बाद हम पढ़ते हैं राघवेंद्र मनोहर। असंख्य, कोई एक दो नहीं है। इन सारे लोगों की कुछ लिखी हुई किताबें जो सरकार, भारत सरकार की जो संस्थान है, जो सरकार से चलायमान जो संस्थान है, वहाँ से जब प्रकाशित होती है, तब वो सारी जानकारियाँ प्रमाणिक मानी जाती है, ऑथेंटिक मानी जाती है। कुल मिला के बात यही है। और जो आरबीसी की जब किताबें लिखी जाती है, वहाँ का पूरा सोर्सेज इन्हीं सारे जो अपने इतिहास के जो हमें किताबें मिलती है, यहीं से वो सारा का सारा सोर्सेज लिया जाता है। उसके अलावा जो हम फोक लिटरेचर चुनते हैं या फिर जो हम कहानियाँ सुनते हैं, वो कहानियाँ क्या ऐतिहासिक तथ्य है? नहीं। राजस्थान के अंदर लगभग लगभग 60 से 70% ऐसी कहानियां हैं जिसको ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है, और उन बातों को इतिहासकार ने सही नहीं माना है। जैसे हम पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो कहानी है वो सुनते हैं, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सीधा बोला है कि ये कपोल कल्पित बात है। लेकिन दशरथ, कुछ एक इतिहासकार है जो उसको मान लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको इन लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं माना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीसी के अंदर अलग लिखी हुई है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जब किताबें पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें अलग जानकारियां मिलती। जैसे हम पढ़ते हैं कि संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर हुई। कब हुई? हम पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद जो है, गोविंद गुरु है, उन्होंने 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना हुई। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इतिहासकार डॉक्टर आरपी व्यास के अनुसार संप सभा की स्थापना कब की गई? अब अगर आप 1883 सही करेंगे तो आपका गलत है उत्तर। ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आरपी व्यास द्वारा मानना है कि 1905 के अंदर जो है संप सभा की स्थापना की हुई। तो ये सारी की सारी जानकारियां या फिर ऐसे जितने भी सोर्सेस है, हम पढ़ते हैं सुधालकर समिति, डॉक्टर विनीता परियार की जो किताब है, जब आप वो पढ़ते हो, विनीता परियार ने किताब लिखी राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, और उसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है, वो सारी की सारी जितने प्रजामंडल लिखे हुए हैं, उसके अंदर आप जाके जब जोधपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 1541 के अंदर जोधपुर के अंदर लोक परिषद के नगर पालिका के चुनाव होते हैं, और उसके अंदर लोक परिषद को बहुमत मिल जाता है, और वो व्यास जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, तब वो गांव गांव जाकर उन्होंने सामंतों के प्रति विद्रोह जो है लोगों के अंदर जगाना शुरू कर दिया। ये बात जब उमेश सिंह को पता चलती, महाराजा उमेश सिंह उस समय जोधपुर के राजा थे, और उनको जब ये पता चलता है, तो उन्होंने सारे जो सदस्य थे लोक परिषद के, उन सबको अंदर डाल दिया। और उसी दौरान भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये चीजें पता चलती है कि जोधपुर प्रजामंडल के बहुत सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया है, तब गांधी और नेहरू के जो सलाह के ऊपर उमेश सिंह ने उन सबको रिहा किया। और उमेश सिंह ने ये देखा कि जनता के प्रति कोई और जो जनता के मन में हमारे लिए कोई कटु भावना उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उन्होंने 1545 के अंदर बड़ौदा जो अपना हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश थे, उनका नाम था एस एल सुधालकर, और उन्हीं सुधालकर को एक कमेटी नियुक्त करने को बोला। और जोधपुर के अंदर प्रशासनिक सुधारों के लिए, किसके लिए कमेटी बनाई गई थी? प्रशासनिक सुधारों के लिए, रिफॉर्म्स के लिए वो कमेटी गठित की गई थी। और उस कमेटी ने बहुत सारे जो रिकमेंडेशन है वो दी, लेकिन सडनली उमेश सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उस वजह से वो सारी की सारी रिकमेंडेशन पालन जो है फलीभूत नहीं हुई। बाद में उसी रिकमेंडेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लगी लगी हुई थी जो बाद में प्रस्तावित हुई थी। जैसे उसके अंदर एक रिकमेंडेशन थी कि जोधपुर के अंदर विधानसभा होगी, और उसके अंदर लोक परिषद के सदस्यों को जो है सीटें या फिर उनका आरक्षण तय किया गया। तो ये सारे जो प्रशासनिक सुधार है वो उस कमेटी ने तय किए थे, प्रतिवेदन दिया था, लेकिन वो जो है बाद में सक्सेस नहीं हुआ। हाँ हाँ, 1945, 1545 निकला होगा सर। नहीं। चलो। चलो, अब अपन करते हैं आगे वाला अपना कंटेंट शुरू। उत्तर नौ पाषाण तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब मैं आपको बता रहा था रॉक पेंटिंग्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि पाषाण काल के या फिर प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के जो रॉक पेंटिंग्स मिली है, कहाँ से मिली है, कहाँ से उसके जो अवशेष है, एविडेंसेस है, कहाँ से मिले हैं। तो आपको कुछ जगहें ध्यान रखनी है जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिली है, किस काल की मिली है, प्री हिस्टोरिकल टाइम की मिली है, तो वो जगहें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है? तो एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के अंदर ऐसी बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स हमें मिली हुई है।
सत्य असत्य के अंदर आपसे अगर ये पूछा जाए, क्या अरावली पर्वत श्रृंखला से पूर्व पाषाणकालीन जो शैलाश्रय है वो प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, सही आपको मानना है। उसके बाद जो चंबल नदी की घाटी है, वहां से बहुत सारे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जो किस काल से, पाषाण काल से संबंधित है। एक नदी बहती है छाजा, कहाँ पर बहती है? बूंदी के अंदर। वहां से भी हमें वहां से भी हमें पाषाण काल के बहुत सारे जो शैलाश्रय है वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एक जगह है अरण्या, चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, और यहाँ से भी हमें पाषाण काल के बहुत सारे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। उसके बाद और कुछ जगहों की बात की जाए तो सोनपुरा, बारा, विलासगढ़, दर्रा, दर्श नहीं दर्रा, रावत बाड़ा, कपिल धारा और अरसोरा, जो कोटपुतली के अंदर पड़ता है अरसोरा, यहाँ से भी हमें पाषाण काल के बहुत सारे जो शैलाश्रय हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से पाषाणकालीन शैलाश्रय प्राप्त कहाँ से हुए हैं, एक जगह इनमें से होगी, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, तीन जगहें जो लिखी हुई होगी वो अलग लिखी हुई होगी, तो आप किसको सही मानेंगे? अरावली पर्वत श्रृंखला को। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। एक अपने आबू के अंदर जगह पड़ती है चंद्रावती। कौन सी जगह पड़ती है? चंद्रावती। यहाँ से वी एस सोनवा ने को जो है वो कुछ शैलाश्रय प्राप्त हुए, और लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो शैलाश्रय प्राप्त हुए ये उत्तर नवपाषाण काल के। लेकिन एक अपने और पुरातत्वविद हुए थे, आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ, वाकणकार। वाकणकार ने बोला कि जो यहाँ से चंद्रावती से जो शिलाश्रय प्राप्त हुए ये उत्तर नवपाषाण काल के नहीं है, ये उच्च पुरापाषाण काल के, मतलब पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये भी आपको ध्यान में रखनी। यहाँ तक क्लियर है एकदम? कमेंट करके बता दो यहाँ तक कोई भी आपको डाउट। यहाँ तक कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दो आप। ये अपने राजस्थान के अंदर जो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के जो साइट्स थी वो सारी की सारी हमने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद अपने राजस्थान के अंदर आता मेटल एजेस। यहाँ पे राजस्थान के अंदर धातु काल। धातु काल का राजस्थान के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो राजस्थान के अंदर अपने रही हुई है? धातु काल के अंदर जैसे ताम्र आ गया, जैसे लोहा आ गया, ये सारी की सारी धातु हैं। तो धातु काल के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगह हैं वो राजस्थान के अंदर रही हुई है? पहले तो आपको जगहों का ध्यान रखना है। ठीक है, और वो जगह वर्तमान के अंदर कहाँ पर स्थित है। प्रश्न ज़्यादा बनने का चांसेस ये है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यता मल्लाह वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यहाँ पर आपसे सुमेलित के अंदर पूछ लिया जाएगा, 4 जिले लिखे हुए होंगे, 4 जगहें लिखी हुई होगी, तो वैसे आपको सारी चीज़ ध्यान रखनी है। मुख्य ताम्र सभ्यताओं के अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे सभ्यता, ये तो धातु काल है, इसके अंदर एक तो अपने पड़ता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब होता है चालकोलिथिक एज। जहाँ पर पाषाण के बाद जैसे ताम्र काल आया तो उसको अपन ताम्रपाषाण कहते हैं, उसके बाद ताम्रयुगीन, और उसके बाद ताम्र कांस्य, मतलब कॉपर या फिर ब्रॉन्ज एज। इस समय की जितनी भी सभ्यताएं यहाँ पर जो सिविलाइजेशन राजस्थान के अंदर रही हुई है, इसके बाद हम उनका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे, पूरा पढ़ेंगे भी, वहाँ से हमें क्या क्या एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, उन जगहों को जो है वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी जगह हैं? तो एक है गणेश्वर, कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में नीम का थाना सीकर के अंदर है। एक जगह है कालीबंगा, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कई जगह आप पढ़ते हैं श्री गंगानगर के अंदर है, लेकिन नहीं, हनुमानगढ़ के अंदर है। एक जगह है गिलुंड। कौन सी जगह है? गिलुंड। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के अंदर। एक जगह है आहाड़ या फिर जाडोल, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। एक जगह है पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। एक जगह पड़ती है कुराड़ा, वर्तमान में डीडवाना के अंदर स्थित है। डीडवाना शायद जिला बना है ना, उसको खत्म नहीं किया, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अपने कुराड़ा है वो नागौर के अंदर स्थित है। एक जगह है साबनिया और पुंगल, कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। तीन जगह जयपुर के अंदर स्थित है, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी। अब आपसे ये पूछा जाए नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी का संबंध किस समय काल से रहा हुआ है, और तो आपको ध्यान रखना है कि ताम्रकाल से रहा हुआ है, ताम्र सभ्यता है। और कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। एक जगह है एलाना, कहाँ पर है? जालोर के अंदर स्थित है। एक जगह है बूढ़ा पुष्कर, कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर के अंदर स्थित है। एक जगह है कोल माहुली, कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। एक जगह है मल्लाह, मल्लाह कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और एक जगह है खेतड़ी और एक है दरीबा। ये सारी की सारी जो जगह हैं कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन ये सारी की सारी राजस्थान के अंदर धातु काल के समय की सभ्यताएं रही हुई है, और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है वो आपको ध्यान रखनी है। तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर के अंदर स्थित है। आहाड़ और जाडोल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है।
ठीक है। गणेश्वर है वो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। साबनिया और पुंगल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। पिंड पांडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर स्थित है। किराड़ोद, चिथवाड़ी और नंदलालपुरा, तीन जगहें जो है ये पर कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। एलाना कहाँ पर है? जालोर के अंदर स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर स्थित है। पुष्कर से आपको याद रह जाएगा, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित। दो जगह ये ध्यान रखना। कोल माहुली, कोल माहुली सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, और जो मल्ला है वो अपने भरतपुर के अंदर स्थित है। हम आगे जब पढ़ेंगे, मतलब जैसे छोटे छोटे फैक्ट है जो मैंने बोला कि लास्ट में लिख दूंगा, यहाँ से हमें बहुत अधिक संख्या में ताम्र हारपून प्राप्त हुए हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि पुरातत्वविदों को अधिक संख्या में या प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको सीधा सही करना है मल्ला। क्या होता है ताम्र हारपून? हमने जो टाइम पीरियड अलग सबसे पहले जब डिवाइड किया था क्लास के शुरुआत में, तब हमने पढ़ा था पाषाण काल। यहाँ पर जो अपने पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, उस समय का ये एक हथियार था। क्या था? हथियार। प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड का ये कहा क्या रहा हुआ है? एक हथियार रहा हुआ है। और ताम्र हारपून जो है, ये जो हथियार है, हमें मल्लाह से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद धातु काल के बाद अगर हम बात करें तो बात आती है लोह काल की। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा आपसे? अब यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि निम्न में से राजस्थान के अंदर लोहकालीन स्थल रहे हुए हैं। तो आपको कुछ एक स्थल ध्यान रखने, ज़्यादा नहीं है, बस ये जो 4 और 5 स्थल है ये आपको ध्यान रखने हैं। ये राजस्थान के अंदर लोहकाल के स्थल रहे हुए। कौन कौन से लोहकाल के स्थल? एक नोह है जो भरतपुर के अंदर स्थित है। तो नोह जो भरतपुर के अंदर स्थित है, किस काल का रहा हुआ है स्थल? तो लोहकालीन, आयरन एजेस का रहा हुआ है। एक जोधपुरा है, जोधपुरा जयपुर के अंदर स्थित है, ये अपने लोहकाल का स्थल है। एक है सुनारी, सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है, ये अपना लोहकाल का स्थल है। एक जगह है रेड जो वर्तमान में टोंक के अंदर स्थित है, ये भी अपने लोहकालीन स्थल है। एक है ईसवाल जो उदयपुर के अंदर है, एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती जो इंडस्ट्रियल एरिया था ये, लेकिन ये भी जो है एक लोहकाल है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो नो है भरतपुर के अंदर स्थित है, नो सभ्य जो नो सिविलाइजेशन किस काल की है? जो अपने लोह काल की रही हुई है, आयरन आयरन एज की रही हुई है। यहाँ से क्या हमें कुछ स्पेशल प्राप्त हुआ है? एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि नोह से हमें जितने भी अवशेष मिले हैं, यहाँ पर जो भी एविडेंसेस मिले हैं, वो भारत के अंदर लोह काल की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए नौ से संबंधित सत्य या फिर असत्य कथन के अंदर, और कथन ए आपके सामने ये मिले कि नौ से प्राप्त अवशेष, नौ से प्राप्त एविडेंसेस या फिर अवशेष भारत के अंदर लोह काल की सीमा रेखा को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। यस, एकदम कथन सत्य है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नौ से प्राप्त हुए, लोहकालीन सभ्यता है। उसके बाद ये जो जोधपुरा और जो सुनारी है, दोनों के दोनों लोहकालीन स्थल है। और यहाँ से हमें ऐसी क्या चीजें प्राप्त हुई है? एक तो हमें यहाँ से लोह की भट्टियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? लोहे की बहुत सारी भट्टियां प्राप्त हुई है हमें यहाँ से। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लोहे के जो हथियार बनते थे, तो मतलब अस्त्र और शस्त्र का कारखाना। अस्त्र और शस्त्र का क्या मिला हमें यहाँ से? कारखाना मिला है। ठीक है भाई। रेड से हमें क्या प्राप्त हुआ है? रेड का जब एक्सक्वेशन किया गया, तो यहाँ से प्रचुर मात्रा के अंदर लोह सामग्री मिली। और उससे क्या हुआ? जब ये लोह सामग्री मिली, तब पुरातत्वविदों ने माना कि जो अपना रेड है ये प्राचीन राजस्थान का टाटानगर है। तो अपने ये पूछा जाए कि राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। और जो एक ईसवाल है, ये बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि अगर मिलान के अंदर पूछ लिया जाए, यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से स्थल लोह काल से संबंधित है, तो उसके अंदर ईसवाल हो तो आपको सही मानना। क्लियर है? तो राजस्थान में लोह काल के कौन कौन से स्थल है? एक भरतपुर के अंदर है। कौन सी जगह है? नोह। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो नोह से प्राप्त हमें अवशेष है, वो भारत के अंदर लोह काल की सीमा रेखा को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद हमें कौन सी जगह मिलती है? जोधपुरा। कहाँ पर स्थित है? जोधपुरा जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद सुनारी झुंझुनू के अंदर स्थित है। इन दो जगहों से लोहे को गलाने की भट्टियां हमें मिली है, और अस्त्र और शस्त्र बनाने के हमें यहाँ से कारखाने मिले हैं। उसके बाद एक जगह है रेड, कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हमें लोह सामग्री मिली है, इसलिए रेड को हम प्राचीन राजस्थान का क्या कहते हैं? टाटानगर कहते हैं। और उसके बाद एक जगह है ईसवाल, वर्तमान में उदयपुर के अंदर स्थित है, और ये भी अपने लोह काल का क्या रहा हुआ है? स्थल रहा हुआ है। ठीक है। ये जो सारी जगह, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब लोह काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, एकदम क्लियर है? क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान के ये जो स्थल है ये किस काल से संबंधित है? यहाँ पर ऐसा पूछ ले कि नोह, जोधपुरा, सुनारी, ये किस काल से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है लोह काल से संबंधित है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या रखना है? आप ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कभी हमने इस
जो अपना ये सभ्यता थी या फिर जो ये सिविलाइजेशन थी, इसके ऊपर हमने कभी भी गौर नहीं की। और जब सवाल पूछा जाएगा तब हम गौर करते हैं ये कहाँ से आया। कहीं से नहीं आया। आरबीसी की बुक 10वीं क्लास की जो बुक है, पेज नंबर 5वें या 6 पर ही लिखा हुआ है, सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति। क्या होता है सलेटी रंग? हरा और काला रंग को जब मिलाया जाता है तो एक रंग बनता है सलेटी रंग। और यहाँ से मृद भांड या फिर जो अर्धनवेयर हमें मिले हैं, जो पोर्ट मिले हैं, उनका कलर कैसा है? तो सलेटी रंग का है। आप गूगल करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि सलेटी रंग जो है, हरा और काले को अब जब हम सादा जो रंग मिल जाता है उसके बाद और जैसा रंग बनता है उसको सलेटी रंग कहते हैं। और यहाँ की जो संस्कृति है वो कब विकसित हुई थी? टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये लोह काल के बाद विकसित हुई थी, लोह काल के बाद अस्तित्व एग्जिस्टेंस में आई थी। और टाइम पीरियड पूछा जाए तो 600 ईसा पूर्व के अंदर जो अपनी ये सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति है, ये अस्तित्व के अंदर आई। क्लियर है? कौन कौन से के अंदर है? राजस्थान के अंदर सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति के निम्न में से कौन से के अंदर है? तो आपको ध्यान रखना है, एक है विराटनगर, कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। एक है जोधपुरा, कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। एक है सुनारी और एक है नोह। लोह काल और सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति में सिर्फ एक जगह का फेर है। वो एक जगह कौन सी है? विराटनगर। कौन सी है वो एक जगह? विराटनगर। ठीक है। लोह काल में रेड है और यहाँ से रेड हट जाता है और रेड की जगह कौन सी जगह आती है? विराटनगर आती है। इसलिए आपको सलेटी रंग की जो चित्रित मृदभांड संस्कृति है उसके केंद्रों को ध्यान रखना है। कब ये उदय हुआ था इसका? तो लोह काल के बाद उदय हुआ था। टाइम पीरियड क्या था? तो 600 ईसा पूर्व था। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा पाषाण काल को। किस काल को पढ़ा हमने? पाषाण काल को पढ़ा। पाषाण काल के अंदर हमने 3 जगहों को मुख्य रूप से पढ़ा। कौन सी वो 3 जगहें थी? तो हमने जब 3 जगहों की बात की तो हमने सबसे पहले पढ़ा पुरा पाषाण। कौन सा काल पढ़ा? पुरा पाषाण, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य पाषाण, मीजोलिथिक। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तर या फिर नवपाषाण, उत्तर या फिर नवपाषाण। ठीक है, न्यूलिथिक। इन तीनों सभ्यताओं के कौन कौन से केंद्र है जो आपको ध्यान रखना है, ये सारी हमने चीजें पढ़ी थी। तो इसके अंदर हमने बात की सबसे पहले जब पुरा पाषाण की, तो हमने ये देखा कि यहाँ से सबसे पहले जो व्यक्ति था उसका नाम था C.A. हैकेट। ये हैकेट ने कहाँ से क्या चीजें प्राप्त की? तो हमने पढ़ा कि जयपुर और इंद्रगढ़ से उन्होंने क्या प्राप्त की थी? हैंड एक्स, हस्त कुठार जो है वो C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त की। उसके बाद हमने पढ़ा सैटन कार के बारे में, और सैटन कार से जो झालावाड़ से है वो पूरा पाषाण से संबंधित उपकरण प्राप्त किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा श्रीमती बी आलचिन, और बी आलचिन ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो जालोर से जो है पूरा पाषाण के जो एविडेंसेस है वो प्राप्त किए थे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने 2 जगहें और पढ़ी थी कि जो लूणी नदी के आसपास पोखरा और जो बड़ी रानी है वो भी किससे संबंधित है? अपने पूरा पाषाण से। और जो चंबल नदी के आसपास के जो क्षेत्र है वो भी किससे संबंधित है? पूरा पाषाण से। उसके बाद हमने बात की मध्य पाषाण की। क्या क्रांति हुई थी, क्या रिवोल्यूशन हुआ था मीजोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर? देन यहाँ पर सबसे जो बड़ी क्रांति हुई थी वो हुई थी पशुपालन की। किसकी हुई थी? पशुपालन की। और पशुपालन के हमें एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं मध्य पाषाण काल के? तो हमने 2 जगहें पढ़ी थी। एक पढ़ा था बागोर भीलवाड़ा और एक पढ़ा था तिलवाड़ा बालोतरा। तो बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा से हमें क्या मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के एविडेंसेस। ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी अलग अलग जगहें और पढ़ी थी। एक हमने जगह पढ़ी थी निम्बाहेड़ा, पास में कौन सी नदी बहती है? कादम्बली। और यहाँ से हमें किस काल के अवशेष मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के। 2 जगह हमने और पढ़ी थी, एक बंजारों की मगरी और एक पढ़ा था सूरमा का खेड़ा। ये दोनों जगह भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, और जो बागुर सिविलाइजेशन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उनके पास स्थित है। ठीक है। और यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के हमें क्या मिले? एविडेंसेस। उसके बाद उत्तर नवपाषाण, यहाँ पर हमने ये बात की कि यहाँ के लोगों ने पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य को करना शुरू कर दिया था। 2 जगहें मुख्य, बागोर और तिलवाड़ा। उसके बाद कुछ जिले हैं जिसमें हमने पढ़ा कि उत्तर नवपाषाण काल के 2 जिले मिड के अंदर है, अजमेर और नागौर। 2 उत्तर के अंदर है, सीकर और झुंझुनू। 2 दक्षिण के अंदर है, उदयपुर और चित्तौड़। 1 पश्चिम के अंदर है, जोधपुर। 1 पूर्व के अंदर है, जयपुर। ये सारे जिले किससे संबंधित है? उत्तर या फिर नवपाषाण काल से। उसके बाद हमने कुछ शैलाश्रय पढ़े थे, वो आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो चंद्रावती से मिला है वो उत्तर नवपाषाण काल का V.S. सोनवाने को मिला है। ठीक है। और उसके बाद हमने छाजा नदी की बात की है, विराटनगर की बात की है, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात की है। यहाँ से हमें चंबल नदी की बात की है। यहाँ से हमें शैलाश्रय जो रॉक पेंटिंग है वो प्राप्त हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा राजस्थान के अंदर धातु काल या फिर जो मेटल एज था उसकी हमने बात की। मेटल एज के कौन कौन से स्थल थे तो हमने पढ़ा।
कि गणेश्वर है वो अपने नीम का थाना के अंदर स्थित है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद हमने बात की साबड़िया और पुंगल बीकानेर के अंदर स्थित है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है, कुराड़ा डीडवाना नागौर के अंदर स्थित है, ठीक है, पिंड पांडलिया चित्तौड़ के अंदर स्थित है, कोल माउली सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, मल्लाह भरतपुर के अंदर स्थित है। ये सारी जो जगहें हैं ये अपने मेटल एजेस गिरी हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा राजस्थान के अंदर लोह काल। आपको ये क्रम ध्यान रखना है, पाषाण काल के बाद मेटल एजेस आई, उसके हमने विभिन्न स्थल पढ़े। उसके बाद अपने आयरन एजेस, लोह काल के हमने कौन कौन से स्थल पढ़े, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोह काल के हमने 4 स्थल पढ़े थे, 5 स्थल पढ़े थे। एक है नोह भरतपुर, एक है सोनारी झुंझुनू, और एक है जोधपुरा जयपुर, एक हमने जगह पढ़ी थी ईसवाल। यहाँ से हमें लोहकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सोनारी और जोधपुरा से हमें लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, और यहाँ से अस्त्र, यहाँ पर शस्त्र बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। नोह से हमें भारत के अंदर लोह काल की जो सीमा रेखा है उसको निर्धारित करने के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो रेड है वहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में लोह सामग्री प्राप्त हुई, इसलिए हम रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। क्लियर है। लोह काल के बाद कौन सा काल जो है अस्तित्व के अंदर आया, तो हमने पढ़ा सलेटी रंगी चित्रित मृदभांड संस्कृति। कौन सी? सलेटी रंगी चित्रित मृदभांड संस्कृति। इसका उदय कब हुआ, तो लोह काल के बाद इसका उदय हुआ। टाइम पीरियड पूछा जाए तो 600 ईसा पूर्व। इसके कौन कौन से स्थल है जो लोह काल के थे, उनसे एक जगह आपको अलग करनी है। जो रेड था उसको निकाल दो, विराटनगर को ऐड कर दो, वो सारी की सारी अपनी जगह किससे संबंधित है? सलेटी रंगी चित्रित मृदभांड संस्कृति से। क्लियर है यहाँ तक? हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है।